कुछ फैसलों ने देश को आगे बढ़ाया है, लेकिन कुछ सवाल आज भी खड़े हैं। हिसाब हर एक तारीफ का होगा और सवालों का भी। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है द केस कथा में। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। इस वीडियो में हम तमाम उन सवालों की बात करेंगे जो हमारे देश की राजनीति का कुछ सालों से अहम हिस्सा रहे हैं। वीडियो में हम शुरुआत वहाँ से करेंगे। अभी 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ योजनाओं की बात की है और कुछ अपनी सरकार की उपलब्धियों की बात की है, तो हम उनको डिटेल समझेंगे और जो सवाल हमारे हैं, जो सवाल आपके हैं, वो दोनों पूछने के प्रयास करेंगे। और उनके बारे में अगर मैं कहीं छूट जाऊं या कहीं रुक जाऊं, आपको लगे कि मैं सारे सवाल नहीं कर पाया हूं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोशिश करेंगे कि उन तथ्यों को उस हिसाब से समझें कि पूरी जानकारी उस विषय की हम सभी तक आसानी से पहुंच पाएँ। कि हम सभी उस शॉर्ट वीडियो के प्रेमी हैं जहां एक रील मात्र देख लेने से, 30 सेकंड या 60 सेकंड रील देख लेने से हम अपने विचार तक लेते हैं किसी भी सरकार के खिलाफ, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सवाल दोनों से होगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला जो है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक योजना शुरू की है। कहा है कि गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये योजना वाकई में बेहतर है। क्योंकि अगर ये व्यवस्था या ये योजना सुचारू रूप से या प्रभावी ढंग से आम जनमानस तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाएगी तो इसका लाभ मिलेगा। इसका लाभ ये होगा कि जो कुछ सालों में कुछ क्षेत्रों से जो हमारा कटाव है वो जुड़ जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है कि उसको पा लेने से आवाज़ें उठने लगती हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसको ग्रहण करने भर मात्र से लोग सवाल खड़े करने लगते हैं, अपने हक को मांगने लगते हैं। तो योजना वाकई में बेहतर है, लेकिन एक सवाल इस जगह पर भी है, सरकार उन योजनाओं क्या करेगी जो स्किल इंडिया के तहत प्रोग्राम चला रही थी, उनकी रिपोर्ट्स हम सभी के साथ क्या साझा करेगी, उसके परिणाम कैसे आए हैं। क्या हम केवल उतने भर मात्र से मान लें कि सरकार ने कहा है कि इस स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत करोड़ों बच्चों को रोजगार मिला है, रोजगार कैसा मिला है, ये भी सवाल की बात है। तो सरकार को इसकी भी जवाबदेही देनी होगी। अगली बात उन्होंने कही है कि नक्सलवाद के खिलाफ उनका जो अभियान रहा है वो निर्णायक मुकाम तक पहुंचा है। ये भी सरकार अपनी उपलब्धि में गिनाती है। ये वाकई में भाजपा की, केंद्र सरकार की उपलब्धि ही है, क्योंकि नक्सलवादी क्षेत्र इस हद तक बढ़ चुके थे कि वहाँ पर रह रहे जो आम जनमानस थे उन तक ना शिक्षा पहुँच पा रही थी, ना उन तक अच्छे स्वास्थ्य को लेकर जो भी सुविधाएँ होती हैं वो नहीं पहुँच पा रही होती हैं। क्योंकि नक्सलाइड या फिर नक्सलवादी कुछ ही लोग होते हैं, सभी के सभी नहीं होते हैं। तो अब अगर वो कम हुआ है, सरकार तो दावा कर रही है, हम भी मान सकते हैं कम हुआ है, क्योंकि जो घटनाएं घट रही थी अभी तक कुछ सालों पहले, वो अब बहुत कम हो चुकी हैं। तो ये वाकई में सराहनीय काम है, लेकिन ये जीरो हो गया है कि नहीं हुआ है, ये कुछ सालों बाद पता चलेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि अब वो सारी सुविधाएं जो हम सभी तक बड़े आराम, सारी योजनाएं जो हम सभी तक बड़े आराम से पहुंच रही होती हैं, वो अब उन तक भी पहुंचेंगी। वहाँ से भी आवाज़ें उठेंगी। जब शिक्षा वहाँ तक पहुँचेगी, जब स्वास्थ्य वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। अगली बात उन्होंने कही है कि 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूरे देश भर में एक स्पोर्ट्स टैलेंट हंट कराया जाएगा, जिसके तहत जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उनके लिए सरकार एक विशेष ट्रेनिंग कराएगी, ताकि 2036 में होने वाले ओलंपिक के लिए भारत अधिक से अधिक मेडल लेके आ पाए। क्योंकि सवाल हर बार ओलंपिक में उठते रहे हैं कि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, मेडल हमारे नाम मात्र के आते हैं। सवाल उठते हैं कि हम दूसरे देश से सीखते क्यों नहीं। तो ये योजना भी बेहतर है, क्योंकि भारत के कुछ राज्य हैं जो खेल जगत में या स्पोर्ट्स में हम सभी से काफ़ी आगे, जैसे हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, साउथ इंडिया कुछ स्टेट्स हो गए हैं, वो हमसे आगे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे अधिकतम जो प्रदेश हैं वो इस चीज़ को उस तरीके से नहीं ला पा रहे हैं, कोई ऐसी योजना जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र का भी युवा बड़े आसानी से उस खेल तक पहुँच पाए। तो सरकार का ये कदम भी वाकई में बेहतर है। बस सवाल वही है कि योजनाएं कह देने मात्र से अच्छी नहीं हो जाती हैं, जब तक वो ज़मीनी रूप में अच्छे से काम करने न लगे तब तक सवाल उठता रहेगा। कुछ चीज़ें और भी हैं जो सरकार से भी जुड़ी हुई हैं और साल दर साल से इस भारतीय राजनीति का चर्चा का विषय रही हैं, जिनमें से हम सरकार की उपलब्धियों को भी नहीं गिनेंगे, क्योंकि सरकार अपनी उपलब्धि गिनाती है। क्योंकि हर सरकार में कुछ चीज़ें ये मुमकिन नहीं हो पाई थी, जैसे जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक
2019 में लाया गया, जिसके तहत 370 और 35A की विशेष व्यवस्था खत्म कर दी गई, जिसके तहत जम्मू कश्मीर अब पूर्ण रूप से हमारे संविधान का हिस्सा है। क्योंकि इससे पहले वही जम्मू कश्मीर अपना अलग संविधान रख रहा होता है। सुख सुविधाएं सारी यहीं की होती थी, क्योंकि सरकार से मांगे वो कर रहे होते हैं कि हम आपके देश का हिस्सा हैं, हमारे लिए सारी चीज़ें करो। लेकिन हम एक तरफ ये भी कह रहते हैं कि हम आपसे अलग हैं, हमारे साथ आप उस तरीके से पेश ना आए जिस तरीके से आप अपने अंदरूनी राज्यों से पेश आ रहे होते हैं। हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। ये मैं पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ की आवाम क्या चाह रही होती है। वहाँ की आवाम जो चाह रही होती है उसके परिणाम आ चुके हैं। क्योंकि जब 370 और 35A के विशेष व्यवस्था खत्म करनी थी तो उसके पहले सवाल ये बड़ा था कि क्या इसको खत्म करने के बाद कोई हिंसक चीज़ें तो नहीं होंगी। क्योंकि कुछ सालों पहले हम लोग देख रहे होते हैं कि जो भी सोल्जर्स, हमारे आर्मी के जवान, CRPF के जवान वहाँ पर रह रहे होते हैं तो उन पर हमला होता है, उन पर ईंट पत्थर चलाए जा रहे होते हैं। तो सरकार ने जिस तरीके से इस चीज़ को किया है ये वाकई में सराहनीय है। आगे कुछ और भी तथ्य हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और एक सवाल बड़ा भी है जिसे हम सरकार की नाकामी में गिन सकते हैं। मणिपुर के लिए सरकार लगातार खामोश नज़र आ रही है। वहाँ की बातें वो नहीं करती हैं। वहाँ के समुदाय हैं मैतेई, कुकी और नागा। ये समुदाय एक दूसरे के प्रति इस तरीके के हिंसक हैं कि वो एक दूसरे के समुदाय के लोगों को यदि अगर कहीं देख ले जाते हैं या उनके क्षेत्र में कोई दाखिल हो जाता है तो वो उन्हें किडनैप कर लेते हैं, यहाँ तक उन्हें जान से मार देते हैं। तो सरकार की नाकामी यहाँ भी गिननी चाहिए। सरकार इन बातों को छुपा लेती है या इन बातों को बताती नहीं है, लेकिन इस बात को हमें और आप सभी को समझना होगा कि सरकार की नाकामी यहाँ पर भी बड़ी है। क्योंकि जिस प्रकार आप चिल्ला के कह रहे होते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हम इसे जोड़ के रहेंगे, वैसे ही हमारा अभिन्न मणिपुर भी है। वहाँ पर जो हिंसक चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर जो गृह युद्ध जैसे माहौल चल रहे हैं, उन्हें सरकार कब तक शांत करवाएगी? सरकार उनके लिए कब तक जवाबदेही लेगी? सरकार को विचार करना चाहिए कि मणिपुर भी वैसा ही स्टेट है जैसे हमारे अंदरूनी स्टेट, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो। क्योंकि यहाँ पर भी आम जनमानस वो आसानी से अपना आम जीवन जी रहा होता है, लेकिन मणिपुर में वह आम जीवन बहुत प्रभावित है। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और ये रिक्वेस्ट हमारी सरकार से भी है और विपक्ष से भी है कि सरकार इन मुद्दों को समझे और इनका निदान करे और विपक्ष से इनकी आवाज़ और प्रमुखता से उठाए। अगली चीज़ है परसीमन। आप सभी ने सुना होगा परसीमन, डिलिमिटेशन यानी परसीमन। आप लोगों ने भी अगर परसीमन नहीं सुना तो ये तो सुना ही होगा कि केंद्र सरकार एक विधेयक लेके आने वाली है या बिल लेके आने वाली है जो पास करा लेगी, जिसके बाद संसद में जो 543 के आसपास जो हमारे सांसद हैं वो बढ़ के 800 कुछ हो जाएंगे। इसके बारे में समझेंगे, इसकी खिलाफत कौन कर रहा है और क्या ये सही है, इसके बारे में जवाब आप दीजिएगा। क्योंकि इसके जानकारी बस हम आपको दे सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल जो आपके भी हों वो कमेंट में जरूर कीजिएगा। डिलिमिटेशन यानी परसीमन। सरकार का कहना है कि हम एक कानून लेके आएंगे, एक बिल पास कराएंगे जिसके तहत संसद में यह संख्या 800 के आसपास बढ़ा दी जाएगी। लेकिन इसकी खिलाफत कुछ दक्षिण भारतीय राज्य हैं जो कर रहे हैं। इनका कहना है कि क्योंकि जो सीटों का बंटवारा होता है, परसीमन को आप इस तरीके समझ सकते हैं जैसे किसी ग्राम पंचायत का जब बंटवारा होता है, जब किसी बड़ी ग्राम सभा से कुछ ग्रामों को अलग करके उन्हें ग्राम पंचायत बना दिया जाता है, वो होता है जनता के बाहुल्य पर यानी आबादी के हिसाब से। तो दक्षिण भारतीय राज्यों का कहना है कि हमने आबादी को कंट्रोल किया है, तो ये भेदभाव क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जो सीटें अधिकतम बढ़ेंगी वो उत्तर भारत तरफ बढ़ेंगी, हमारी तरफ सीटें ही अधिकतम बढ़ेंगी नहीं। उनका तथ्य ये भी कहना है कि सीटों के हिसाब से सरकार बोलने का समय देती है, जो राजकोष के लिए मिलता है, जो सुख सुविधा मिलती हैं वो उसके हिसाब से मिलता है। तो दक्षिण भारतीय राज्यों का इस चीज़ में वो सरकार के खिलाफ है। आपको क्या लगता है, परसीमन सही है या फिर सरकार जितने भी सांसद हैं, 543 सीटें हैं, इन्हीं को अभी सुचारू रूप से लागू रखे और पहले इन पर अच्छे से काम करें? क्योंकि जो विकास है पहले इनके माध्यम से भी हो सकता है। आपका कहना है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगली बात है 3 भाषा फार्मूला यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार कहना है कि जो भी राज्य हैं वहाँ पर 3 भाषा फार्मूला लागू किया जाए और राज्य में जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी शिक्षा का माध्यम है, वहाँ पर 3 भाषाई फार्मूला चालू हो, कम से कम 3 भाषा सिखाई जाए। लेकिन इसकी भी खिलाफत
दक्षिण भारतीय राज्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम पर हिंदी थोपी जा रही है, लेकिन इस बात को आप समझिएगा ठीक से, बड़े ध्यान से। 3 भाषा फार्मूला, इसके तहत ये नियम है कि भारत भर में जो भी राज्य हैं वो कम से कम 2 भाषाएं भारत की रखेगा और 1 भाषा वो किसी भी देश की या कहीं की भी रह सकता है। लेकिन इसके लिए दक्षिण भारतीय राज्य खिलाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पे हिंदी थोपी जा रही है, लेकिन इस बात पे कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको, एक तो आपकी अपनी राज्य की भाषा हो गई, दूसरी भाषा ये कहीं पे नहीं लिखा है कि आपको हिंदी ही पढ़ाना है। लेकिन उन्हें डर पता क्यों लग रहा है? क्योंकि हिंदी भाषाई क्षेत्र भारत में वाकई में बड़ा है। उन्हें लगता है कि लोग पहले प्रायोरिटी में लोग पहले हिंदी को सीखेंगे, क्योंकि हिंदी का जुड़ाव आप समझ सकते। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी बड़ा नेता है या जो भी बड़ा एक्टर है वो हिंदी बोलता है, वो इस बात को अच्छे से नहीं कह पा रहा है या कह नहीं रहा है कि कहीं उसके राज्य में उसका बहिष्कार ना हो जाए या उसके खिलाफ लोग ना हो जाए। लेकिन इससे जुड़ाव इस वजह से है क्योंकि वो हिंदी भाषा सीख के आते हैं, एक बड़े जगह पे बोलते हैं, तो उनका जो भी चीज़ होता है, अगर उनका चुनाव प्रचार संबंधित है तो चुनाव करते हैं, अपने लोगों के लिए प्रचार करते हैं और वोट मांगते हैं, अपनी सीटें खड़ी करते हैं, कुर्सी खड़ा करते हैं। एक्टर इस भाषा का प्रयोग करके अपना जुड़ाव उत्तर भारत तक लेके आता है और वो चाहता है कि मेरी भी जो फिल्में हों या मेरी भी जो चीज़ हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इधर भी देखें। सीधी सी बात है, किस्सा पैसे का है। तो वहाँ की सरकारों को लग रहा है कि हिंदी, अगर ये फार्मूला चालू होता है तो हिंदी हम पे आ ही जाएगी। उन्हें डर लग रहा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या ये नीति सही है? मुझे तो लगता है कि ये नीति सही है। इस वजह से सही है क्योंकि जुड़ाव हमारा पूरे भारत भर में बड़े आसानी से होने लगेगा। हमारे यहाँ भी एक भाषा के साथ साथ हम लोग कुछ भाषाएं और भी सीख पाएंगे। जैसे हमारी भाषा हिंदी है तो हम इसके साथ अपने किसी एक और राज्य की भाषा सीख पाएंगे। आपका क्या कहना है? अगली चीज़ें हैं कि आयुष्मान भारत योजना, PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख तक का बीमा, ये योजना वाकई में बेहतर है क्योंकि जिनके पास 1 लाख या 50,000 रुपये नहीं होते हैं इलाज के लिए, सरकार उनके लिए 5 लाख तक की रकम उनको प्रोवाइड कराती है, सीधे तौर पर उनके खाते में आती है, सीधे सीधे अस्पताल के जो अकाउंट में तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। किसी को ना पैसा लेना है ना देना है, आपका माध्यम केवल आपका अंगूठा है, आपका वेरिफिकेशन होगा और आपके खाते में आपके इलाज के लिए पैसे आ जाएंगे। ये योजना वाकई में बेहतर है। लेकिन सवाल केवल इतना ही नहीं है कि आप आयुष्मान योजना लेके आए हैं। सवाल हमारा ग्रामीण क्षेत्रों की वजह से है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो हमारे यहाँ पे जो शहरों की दूरी है, जो बड़े शहरों की कनेक्टिविटी है, वो कम से कम 60 से 70 किलोमीटर दूरी है और वहाँ पे बड़े अस्पताल हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इमरजेंसी केस को हम 60-70 किलोमीटर कैसे ले जाएं? मान लिया गाड़ी से लेके भी जाते हैं तो घंटे 2 घंटे का समय लगता है। दूसरी चीज़, उन शहरों में ज़रूरी नहीं है कि उस इमरजेंसी केस में तुरंत दाखिला ही हो जाए, उसमें भी घंटों का प्रोसीजर होता है। अगर आपकी पहुँच नहीं है तो, पहुँच है तो आप पहुँचेंगे, गाड़ी पहुँचेगी, आपका तुरंत दाखिला हो जाएगा, आपका इलाज शुरू हो जाएगा। समस्या हमारे ग्रामीणों के लिए है। आपकी आयुष्मान योजना बेहतर है, लेकिन ग्रामीण जो CHC हैं, इनमें ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि इमरजेंसी केस आसानी से देखा जा सके? डॉक्टर, हमें नहीं लगता है डॉक्टर होंगे मौजूद, लेकिन इलाज वो सीधे तौर पर ऐसे करते हैं कि अगर आप इमरजेंसी केस लेके जाएंगे तो एक कागज़ में लिख देंगे, तुरंत आपको रिफ़र किया जाता है जिला अस्पताल। सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना होगा, तभी ग्रामीणों तक आपकी आवाज़ अच्छे से पहुंच पाएगी, तभी वो ग्रामीण आपके लिए अच्छे से काम कर पाएगा जब वो स्वस्थ होगा, तभी वो शिक्षा अच्छी ग्रहण कर पाएगा जब वो स्वस्थ होगा। तो सरकार को इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। सरकार की नाकामी है उपलब्धि वो तमाम गिनाते रहेंगे। अगर आप खिलाफत हैं, अगर आप खिलाफ हैं तो आप नाकामी गिनाएंगे, अगर कोई पक्ष में है तो उपलब्धियां गिनाएगा। लेकिन सवाल हमारा और आपका एक ही होना चाहिए इस विषय में, क्योंकि सभी शहर क्षेत्र में नहीं रहते हैं, सभी का इतना सारा पैसा नहीं है कि तुरंत लेके आकर किसी प्राइवेट बड़े अस्पताल में डाल देंगे जाके। आखिर ये सरकारी व्यवस्था किस लिए है? हमारे ही लिए तो है, हमारे लिए तो बनी है। अगर इन व्यवस्थाओं को अच्छे से सुचारू ढंग से काम नहीं कराया जा सकता है तो इन्हें बंद कर दो। ये रिफर वाला खेल क्यों चलता है कि इमरजेंसी केस आया तुरंत रेफर हो गया? उन्हें प्राइमरी इलाज नहीं दे पाएंगे, वो कहेंगे कि खतरा है, यहाँ भी सारी व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसा क्यों? सरकार इतने बड़े डॉक्टरों क्यों वहाँ पे नहीं रखती है कि इमरजेंसी केस, बड़े से बड़ा कोई भी केस आए? क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ
वहाँ पे हमारे पास में एक ब्लॉक के पास CHC मौजूद है। आबादी को माना जाए तो 1 लाख 2 लाख के आसपास जो भी हो, केसेस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जो बड़ा केस होता है मुश्किल से मान सकते 5 से 10 आते होंगे, क्योंकि सब एक ही जगह थोड़े ना आते हैं, सब बढ़ जाते हैं। किसी की पहुँच बड़े अस्पतालों तक है, किसी के पास व्यवस्था प्राइवेट अस्पतालों तक है पैसा दे पाने की, तो वहाँ कराते जाके। लेकिन वो इंसान कहाँ पे जाए जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास किराया तक नहीं है उस साधन को बुक करके शहर में पहुँचने के लिए। किसी के पास जुगाड़ नहीं है कि किसी बड़े अस्पताल में दाखिला दिला पाए। तो ये सरकार की नाकामी मैं गिनूंगा। मैं पिछली सरकारों को नहीं जानता कि पिछली सरकारों ने क्या किया था। मेरा मतलब ये है कि आप अभी सत्ता में काबिज हैं, आप भी ध्यान दीजिए। आप सवाल ये कब तक खड़े करते रहेंगे पिछली सरकार से बेहतर हम कर पाएँ? अभी और बेहतर कर सकते हैं, इस व्यवस्था को और अच्छा किया जा सकता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अगली योजना है जल जीवन मिशन, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में उसी लाल किले के प्राचीर से इस योजना का शुभारंभ किया था। कहा था कि इस योजना के तहत हम हर घर तक जल लेके जाएंगे। ठीक है, आपने योजना तो बोल दी, लेकिन क्या ये सुचारू रूप से, क्या मजबूती ढंग से ज़मीन पे काम कर रही है? मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि गाँव में पाइपें तो पड़ गई हैं, कहीं टंकी नहीं है। हमारे ही यहाँ पाइपें गाँव तक पहुँच गई हैं, लेकिन कुछ घरों में नल ही नहीं लगा है। पाइपें वैसे वैसे रोडों पर पड़ी हुई हैं, हर घर के बाहर पड़ी हुई है, नल नहीं लगा हुआ है। जहाँ से पानी आना है वहाँ टंकी ही नहीं बनी है, साल भर से बनी रही टंकी। आखिर सरकार, क्या योजनाओं को केवल हर बार लाल किले की प्राचीर से बोल दिया जाएगा और योजना चालू हो जाएगी? सवाल यही है कि लाल किले के प्राचीर से बोल देना सब ठीक है, उन योजनाओं का क्या उस मजबूती से काम हो रहा है? क्या सरकार उन योजनाओं को लेके लगातार जांचें करवा रही है? या फिर एक डेटा फैक्ट उनके पास आ जाता है तो नल लग चुके हैं देश भर में, लेकिन पानी जा पा रहा है शुद्ध पीने लायक? आप सबकी क्या राय है? ये जो भी हम लोगों ने बातचीत की है, ये जो 6, 7, 8 फैक्ट हम लोगों ने समझे हैं, इस विषय में आपके सवाल क्या हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अपने सवाल जो भी आपके हों, आपको कहीं भी लगा हो कि हमने केवल सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई है, क्योंकि सरकार की उपलब्धि नक्सलवाद के बारे में था, बढ़िया था, ये वाकई में अच्छा काम था। सरकार की उपलब्धि में हमने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन को सुना, समझा, ये वाकई में अच्छा काम था। लेकिन नाकामियों को भी समझा हम लोगों ने कि जल जीवन मिशन, सरकार डेटा अलग देती है लेकिन फैक्ट कुछ अलग ही है। हमारे यहाँ समस्याएं और भी बड़ी हैं, केवल हमारे यहाँ नहीं, मतलब हम सभी की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी है स्वास्थ्य की। इमरजेंसी केस में हमारा इलाज नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ कोई भी किसी की तबीयत खराब होती है तो सीधी सी बात है, इमरजेंसी केस में अगर आप जाएंगे तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा जिला अस्पताल के लिए, और व्यवस्थाएं आप सब जानते हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, द केस कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बातें बहुत सी बाकी हैं, होती रहेंगी हर रोज़। सरकार की नाकामियाँ और सरकार की उपलब्धियाँ हम दोनों गिनेंगे और दोनों को समझेंगे, और अपने जो सवाल होंगे वो सवाल रखेंगे। कुछ सवाल आप भी रखिएगा। बाकी आप स्वस्थ रहें, बेहतर रहें। धन्यवाद।